साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों के पास ज्ञान और विज्ञान दोनों की समझ तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में तब विज्ञान का सही तरह से इस्तेमाल करना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे खगोल शास्त्री हुए जिन्होंने दुनिया का खूबसूरत ब्रह्मांड से परिचय करवाया। हालांकि कुछ मामले में प्राचीन खगोल शास्त्रियों का ज्ञान आधुनिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काफी अलग था। जैसे उनका मानना था कि पृथ्वी चपटी है और सौर मंडल के सभी ग्रह इसकी परिक्रमा लगाते हैं, जबकि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इसके एकदम उलट है। इसी के चलते आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्राचीन खगोल विज्ञान मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी बना। वर्तमान में आज जिस तरह से विज्ञान को हम देखते हैं, असल में कई बरस पहले उसे देखने का नजरिया कुछ अलग ही था। प्राचीन काल में टेलीस्कोप तो बहुत दूर की बात है, तब लेंस का आविष्कार भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमारे खगोल शास्त्रियों के ज्ञान में कोई कमी नहीं आई थी। वो स्टार कॉन्स्टेलेशन को बहुत गौर से देखा करते थे। उस वक्त समय का पता लगाने के लिए उनके पास कोई घड़ी या मोबाइल नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो समय का अनुमान लगा लेते थे। सूर्य के डिफरेंट स्टेजेस के आधार पर प्रातः काल से लेकर रात्रि तक का अंदाजा लगाया जाता था। वहीं दूर आसमान को ध्यान से पढ़कर आने वाली ऋतुओं का पता करते थे। हो सकता है कि अभी हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। प्राचीन काल में लोगों के लिए रात में तारों का टिमटिमाना, सूरज का पूरब से निकलना और जाकर पश्चिम दिशा में छिप जाना, रात में चांद का चमकना या फिर इसका घटना व बढ़ना किसी मैजिक से कम नहीं था। कोई इसके पीछे की वजह नहीं जानता था। हर कोई इन सब बातों को धार्मिक एंगल से देखता था। हालांकि इसमें इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था जितना आज के समय में देखा जाता है। मगर मजेदार बात है कि प्राचीन समय के लोगों ने तारों के बारे में इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था कि वो तारों को नेविगेशन के रूप में यूज करने लगे। प्राचीन काल में चांद और सूरज को भगवान की उपाधि दी जाती थी और उन्हें पूजा जाता था। हालांकि मौजूदा दौर में भी काफी लोग इन दोनों की पूजा करते हैं। उस वक्त जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता था तो उन लोगों का मानना था कि उनके भगवान पर कोई बड़ा संकट आ गया है, इसलिए वो उनकी रक्षा के लिए पूजा पाठ करते थे। कुछ लोगों ने यह भी महसूस किया कि कुछ तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं, जबकि स्टार कॉन्स्टेलेशन में तारे अपनी एक ही जगह पर स्थिर रहते थे। इसी दौरान प्राचीन खगोलियों ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जो तारे रोजाना अपनी पोजीशन बदलते थे वो दूसरे तारों के मुकाबले काफी अधिक चमकते थे। एक लंबे ऑब्जर्वेशन के बाद प्राचीन खगोलविद इस नतीजे पर पहुंचे कि जो तारे सबसे अधिक शाइन करते हैं और मूव होते रहते हैं वो तारे नहीं बल्कि अन्य ग्रह हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर स्थिर हैं वो सभी तारे हैं। दोस्तों, इस तरह बिना किसी तकनीक के बाकी ग्रहों के बारे में पता लगाना काबिले तारीफ है। बता दें कि प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स ने बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से 5 ग्रह यानी मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न और जुपिटर जैसे इन प्लैनेट्स को खोज लिया था। लेकिन तब उन लोगों का ये मानना था कि सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और सूर्य व चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। आपको बता दें कि तब यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों को नंगी आंखों से देखना काफी मुश्किल था, इसलिए एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स इनकी खोज करने में सफल नहीं हो सके। प्राचीन काल में यह धारणा थी कि पृथ्वी फ्लैट है, जबकि आधुनिक समय में यह साबित हो चुका है कि पृथ्वी गोल है। और अधिक जानकारी जुटाने के लिए खोजकर्ताओं ने धरती की लंबी यात्रा पर निकलना शुरू किया। कहते हैं कि जब कोलंबस समुद्री यात्रा पर निकला तो लोगों ने उसे बहुत डराया। वो कहते थे कि समुद्र एक झरने की तरह खत्म होगा और तुम कहीं खो जाओगे, मगर कोलंबस नहीं माना और 1492 में चल पड़ा। खोज पर निकले यात्रियों का मानना था कि जब वो समुद्र के बीच में पहुंचते थे तब उन्हें समुद्र के किनारों का पता नहीं चलता था। इसी दौरान लोगों ने इस बात पर भी ध्यान लगाया कि जब भी दूसरा कोई जहाज सामने से आ रहा होता है तो उन्हें केवल उसकी चोटी ही दिखाई देती थी। फिर जैसे जैसे जहाज करीब आने लगता था तब उन्हें शिप का अधिकांश भाग दिखाई देने लगता था। इस तरह के कुछ आधार पर लोगों को ये लगा कि कहीं पृथ्वी का सरफेस कर्व शेप में तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा तभी पॉसिबल है जब पृथ्वी गोलाकार हो, जबकि उस वक्त लोगों का यही मानना था कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन तब उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तब धरती को चपटा मानने वाली धारणा गलत साबित होती थी। फिर कुछ समय बाद लोग दो मान्यताओं के आधार पर बंट गए। एक तरफ वो लोग थे जो इस बात में यकीन करते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, वहीं दूसरी मान्यता के लोगों का मानना
था कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है, लेकिन अधिकांश समर्थक पृथ्वी के फ्लैट वाली धारणा के पक्ष में ही थे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था कि पृथ्वी गोल है। इसके अलावा प्राचीन काल में ग्रहण के वक्त चांद पर गोलाकार शैडो का बनना नोटिस किया गया। दोस्तों, ये बात भी इस ओर इशारा करती थी कि पृथ्वी चपटी नहीं गोलाकार है, लेकिन ये साबित करना काफी मुश्किल हो रहा था। आपको बता दें कि प्राचीन ग्रीक के लोग काफी विद्वान थे। उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल धरती का साइज कैलकुलेट करने वाले पहले शख्स थे, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। उनका अनुमान पृथ्वी के एक्चुअल मेजरमेंट के बहुत करीब था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भी लोगों को धरती की ज्योग्राफी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, और ऐसे में पृथ्वी के साइज का पता लगाना अपने आप में खास था। मगर धार्मिक आस्थाओं की वजह से लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि पृथ्वी गोल है। लोगों को ये तक मालूम नहीं था कि समुद्र के दूसरी ओर भी कोई दुनिया बसती है, वहां भी लोग रहते होंगे। जब खोजकर्ताओं ने समुद्र की लंबी लंबी यात्राएं की और धरती के किनारों को खोजने की कोशिश की, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी के दूसरे हिस्से में भी जीवन यापन किया जा सकता है। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका देश को खोज निकाला था। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला था, और वो 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले में कालीकुट पहुंचा था। 15 सदी में अचानक नई क्रांति दर्ज की गई, और यही वो समय था जब पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग देशों की खोज की गई थी। कई देशों से लोग धरती की यात्रा पर निकल चुके थे, लेकिन किसी को भी पृथ्वी का किनारा नहीं मिला। अब धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगे थे कि पृथ्वी गोल है, पर अब भी वो सौरमंडल के सेंटर को लेकर काफी कंफ्यूज थे। उस वक्त भी लोगों को इस बात पर यकीन था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य समेत बाकी ग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तब भी टेलीस्कोप का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए इन सभी बातों का पता लगाना जरा मुश्किल था। इसी दौरान मशहूर यूरोपीय खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने एक ऐसा धमाका किया कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। निकोलस ने कहा कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। इसके लिए उन्होंने हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल को पेश किया था। उनके मॉडल के मुताबिक ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य था, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि इससे पहले लोग अरस्तु की बात पर विश्वास करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में मौजूद है। निकोलस ने अंतरिक्ष के बारे में यह भी बताया कि हम जो सूर्य को घूमते हुए देखते हैं, असल में वो पृथ्वी की गति होती है। बताते हैं कि काफी समय तक निकोलस ने अपना ये मॉडल दुनिया के सामने पेश नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो लोग लंबे समय से ये जानते आ रहे हैं कि ब्रह्मांड के सेंटर में पृथ्वी है, और अब अचानक से उनसे ऐसा कहा जाए कि सेंटर में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, तो उनके लिए विश्वास करना मुश्किल होगा। मगर जब उन्होंने इसे लोगों के सामने पेश किया, तो कुछ समय पश्चात उनकी मौत हो गई। जहां कुछ लोगों ने इस मॉडल को स्वीकार किया, वहीं अधिकांश लोग इसके खिलाफ थे। वैसे तो प्राचीन समय में अनेक खगोल वैज्ञानिक हुए, लेकिन इटली के महान खगोलविद गैलीलियो गैलीली की बात ही अलग थी। गैलीलियो ने अपने राह में चलते हुए वैज्ञानिक नजरिए से क्रांतिकारी बदलाव किए। वो अपने विचारों को सही साबित करने के लिए तर्क वितर्क के साथ उपयुक्त प्रयोगों को भी जरूर मानते थे। यही वजह है कि गैलीलियो को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। गैलीलियो के इन महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत एस्ट्रोनॉमी में एक जबरदस्त मोड़ आया। 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन के आविष्कार के बाद सबसे पहले खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के जरिए चंद्रमा पर मौजूद क्रेटर, बृहस्पति ग्रह के 4 प्राकृतिक उपग्रहों के अलावा सूर्य के साथ परिक्रमा करने वाले सौर धब्बों का भी पता लगाया। उन्होंने सैटर्न के रिंग्स को भी देखा था। गैलीलियो ने यह भी पता लगाया कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। गैलीलियो ही कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को सही साबित करने वाले शख्स थे। जब चर्च के पादरियों को गैलीलियो के सूर्य केंद्रित सिद्धांत के बारे में पता चला, तो उन्होंने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि उस वक्त धार्मिक किताबों में भी ये पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। गैलीलियो पर लोगों को बाइबल के खिलाफ जाने और गुमराह करने का आरोप लगा था, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि गैलीलियो की बातें आधुनिक एस्ट्रोलॉजी का मुख्य आधार बनी। उन्होंने फिजिक्स में भी अपना भरपूर योगदान दिया। गैलीलियो ने ही पेंडुलम का नियम खोज निकाला था।
आपको बता दें कि एक अरसे बाद लोगों को विश्वास होने लगा था कि गैलीलियो सही थे। ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं था कि आखिर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा आखिर क्यों करते हैं। 17वीं शताब्दी में महान वैज्ञानिक न्यूटन ने दुनिया के सामने अपने सिद्धांत को पेश किया और फिजिक्स के क्षेत्र में खलबली मचा दी। आपको बता दें कि इस समय पर लोग धार्मिक विचारों से बाहर निकलकर विज्ञान पर यकीन करने लगे थे। न्यूटन ने दुनिया के सामने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पेश किया, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। न्यूटन ने ही लोगों को यह बताया कि आखिर सभी ग्रहों की सूर्य के चारों ओर घूमने की असली वजह क्या है। आपने पेड़ से जमीन की ओर सेब गिरने वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। उसी के माध्यम से न्यूटन ने यह बताया कि जो फोर्स सेब को धरती की ओर खींचता है, वही बल चंद्रमा को पृथ्वी की ओर और पृथ्वी को सूर्य की ओर खींचता है। विज्ञान के क्षेत्र में न्यूटन की यह खोज बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी साबित हुई। इस तरह समय बदलता गया और लोगों में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ने लगी और वहीं 20वीं सदी तक हमने काफी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी। आज के समय में हम तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में इतने डेवलप हो गए हैं कि अब वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर दुनिया बसाने की होड़ में लगे हैं। दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन सा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।